आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑपरेशनल कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन के रियाज नाइकू की मौत के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है और उससे क्या कुछ कश्मीर घाटी में अब बदलेगा, ये तमाम सवाल हमने स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से पूछे। हमने पहला सवाल पूछा कि रियाज नाइकू की मौत का हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर नेटवर्क पर क्या असर पड़ेगा। आइए सुनिए क्या कहा ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने। रियाज नाइकू का मारा जाना ना सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन बल्कि आतंकवाद के लिए कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा झटका है। रियाज नाइकू ना सिर्फ खूंखार आतंकी था, वो एक लुटेरा भी था, वो ब्लैकमेलर भी था। वो कश्मीरी नौजवानों को सुसाइड बॉम्बर भी बनाना चाहता था। वो एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट का नेटवर्क चला रहा था। उसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए सफलता है और खासकर आतंकवाद की जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यहां तक हिजबुल मुजाहिदीन का सवाल है, हिजबुल मुजाहिदीन के ज्यादातर कमांडर मारे जा चुके हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। सिर्फ एक डॉक्टर सैफुल्ला अभी बाकी है, वो भी जल्द फौज के पकड़ में आ जाएगा, फौज की गिरफ्त में आ जाएगा और उसका भी अंत हो जाएगा। हिजबुल मुजाहिदीन काफी देर से लश्कर तैयबा के निशाने पर भी है। जब से नवीद जट की हत्या हुई थी, जब मारा गया था, तब से शक किया जा रहा था कि रियाज नाइकू लश्कर तैयबा के कमांडरों के मारे जाने के पीछे उसका हाथ है और लश्कर तैयबा तब से रियाज नाइकू के पीछे पड़ी थी। इसीलिए बीच में एक बारी सैयद सलाउद्दीन ने सुलह सलाह करने की कोशिश भी की थी, लेकिन लश्कर तैयबा नहीं मानी थी और लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच आपसी लड़ाई काफी देर तक चल रही थी और उसी का नतीजा है कि आज रियाज नाइकू भी मारा गया है। इसका खुलासा वहीं पे फंसे हुए एक दहशतगर्द ने किया है, जब उसने अपने एक साथी को सेल फोन पर यह कहा कि यह पूरा कारनामा जो है अपनों ने कराया है और उसका इशारा द रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ था। रेजिस्टेंस फ्रंट कौन है, यह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो रियाज नाइकू के ऊपर और हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर नेटवर्क को लेकर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का क्या कहना है वो आपने सुन लिया। हमारा दूसरा और बहुत अहम सवाल था कि सैयद सलाउद्दीन जो सर्वे सर्वा हैं हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के, वो कहाँ चले गए हैं, क्योंकि ना उनका कोई प्रेस नोट आ रहा है, ना कोई जानकारी आ रही है कि अभी भी वो आईएसआई के पेरोल्स पर हैं या नहीं हैं। क्या अभी भी पाकिस्तान की आर्मी उनका समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमने जब ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सवाल आता है सैयद सलाउद्दीन कहाँ है। सैयद सलाउद्दीन कागज के ऊपर तो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन है, तो फिर वो कहाँ है। जब से सैयद सलाउद्दीन एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है और FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का शिकंजा कसता गया पाकिस्तान के ऊपर, तो जो नामी दहशतगर्द थे जैसे हाफिज सईद, जैसे मोहम्मद चीफ, लखवी, या सैयद सलाउद्दीन, इनको उन्होंने धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर किया, उनको छुपाना शुरू कर दिया। लखवी को जेल कर दी, सैयद सलाउद्दीन को लाइमलाइट पे नहीं रखा। यहां तक अजहर मसूद है कहा कि वो शायद गायब हो गया, कहां गायब हो गया हमें पता ही नहीं। और हाफिज सईद एक 5 सितारा जेल में रह रहा था। पर अब
जबकि कुछ राहत मिली है एफएटीएफ से और हाफिज सईद को रिहा भी कर दिया गया है और वो गतिविधियां कर रहा है, परंतु सैयद सलाउद्दीन सामने नजर नहीं आ रहा। लगता है कहीं ना कहीं पर आईएसआई का भरोसा उसके ऊपर कम हो गया है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि एलईटी और हिजबुल के बीच एक इंटरनल वॉर भी चल रहा है, इंटरनल रिफ्ट चल रही है। शायद उसी का नतीजा है कि हाफिज सईद ने सैयद सलाउद्दीन को चुप कर दिया है। आने वाला वक्त ये बताएगा कि सैयद सलाउद्दीन की पोजीशन क्या है, आया वो जिंदा भी है, और अगर है तो उसे पाकिस्तान की आईएसआई किस तरह इस्तेमाल कर रही है। सैयद सलाउद्दीन के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, आपको अच्छे से याद होगा कि पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा के साथ जब हमने बातचीत करी तो हमारी बातचीत में पहली बार उन्होंने नाम लिया रेजिस्टेंस फ्रंट का और कहा, उन्होंने धमकी दी थी हिजबुल मुजाहिदीन को कि वो लोकल पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करना बंद करें। अब ये रेजिस्टेंस फ्रंट कहां से आया? क्या लश्कर तैयबा, माफ कीजिएगा, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पर जो अंतरराष्ट्रीय प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जिसके चलते हाफिज सईद और मसूद अजहर को छुप के रहना पड़ रहा है, क्या उसका नतीजा है कि उन्होंने एक नई शक्ल ले ली है टेरर रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से? और क्या ये कोलैबोरेशन है जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा के बीच में? तो सुनिए ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने क्या कहा। तो रेजिस्टेंस फोर्स आया लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ने मिलकर बनाई है। जी हां, द रेजिस्टेंस फोर्स, द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, ये पाकिस्तान की बदली हुई नीति का एक हिस्सा है। पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है, जो दहशतगर्दी है, वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। वो वहां के लोगों की होम ग्रोन एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। वो भारतीय सेना और भारतीय हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये उन्हीं की वही लोग, कश्मीरी लोग ही इसमें शामिल हैं। और इस नीति के तहत उसने कश्मीर के अंदर लश्कर तैयबा के जरिए द रेजिस्टेंस फ्रंट और जैश मोहम्मद के जरिए द गजनवी फोर्स नाम की दो नई तंजीमें तैयार की हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट की पूरी फंडिंग, ट्रेनिंग, कैंपिंग, हर किस्म का फाइनेंसिंग लश्कर तैयबा जमात उद दावा कर रही है और गजनवी फोर्स की ट्रेनिंग, फाइनेंसिंग जैश कर रही है। धीरे धीरे हिजबुल मुजाहिदीन को सीन से हटाया जा रहा है, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन, एक तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी गुटों और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच लड़ाई चल रही है, साथ ही साथ हिजबुल मुजाहिदीन भी एक इंटरनेशनल आतंकवादी गुट अनाउंस किया जा चुका है। इसलिए पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन के साथ भी अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस फ्रंट और गजनवी फोर्स और शायद एक दो और गुट सामने आए और धीरे धीरे हिजबुल मुजाहिदीन का नाम गायब होता जाए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। गुट पहले सोशल मीडिया पे बनाए जाते हैं, पहले उनकी पब्लिसिटी की जाती है और बाद में उनको लॉन्च किया जाता है। टीआरएफ के मामले में यही हुआ था। सोशल मीडिया में टीआरएफ काफी देर पहले से इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन इसके आतंकी पिछले महीने ही पकड़े गए, या पहला जो एनकाउंटर हंदवाड़ा में हुआ था उसमें मारे गए। रेजिस्टेंस फ्रंट को लेकर आपने सुन लिया कि ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का क्या कहना है, लेकिन अब इससे ज़्यादा अहम सवाल, और जिस सवाल पर लगभग हर एक की नज़र है, वो सवाल ये है कि हंदवाड़ा के ऑपरेशन में हमने ऑफिसर्स खोए, ऑफिसर्स शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद, हंदवाड़ा ऑपरेशन में उनकी शहादत के बाद, क्या ये मान लिया जाए कि जो पहले भी पाकिस्तान ने एक बार कोशिश की थी कि कश्मीर के जो लोकल आतंकी हैं उनके ऊपर
रिलाई करना, उनके ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया है और अब वो दोबारा से पाकिस्तान के शहरी जो हैं, जिनको आतंकवादी उन्होंने बनाया है, क्या वो उनका इस्तेमाल अब जम्मू कश्मीर में करने जा रहे हैं? क्या वो थ्योरी कि तालिबान के ऊपर जो प्रेशर अमेरिका का पिछले इतने साल से था, वो मुआहदे के बाद क्या उस प्रेशर के कम होने का नतीजा ये है कि पाकिस्तान अब गियर शिफ्ट कर रहा है और पाकिस्तान अपने ट्रेंड कमांडो टेररिस्टों को जम्मू कश्मीर भेज रहा है और उसने अब कश्मीर के आम युवा हैं, आतंकवाद में ग्रस्त हैं और आतंकवादी बन गए हैं, क्या उनके ऊपर भरोसा करना उसने बंद कर दिया है? आइए सुनिए ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने क्या कहा। हंदवाड़ा में जो एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हैदर मारा गया और हमारी फौज को भी कुछ नुकसान सहना पड़ा, ये कोई नई नीति नहीं दर्शाता है पाकिस्तान की, बल्कि उसकी नीति को, जो बदली हुई नीति है, उसको सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान जानता है कि घाटी के अंदर ट्रेन फाइटर्स और कमांडर्स की कमी है, इसलिए वो चंद अपनी तरफ से हार्डन फाइटर्स एज कमांडर्स वैली के अंदर घुसा रहा है, जो कि इन्हीं ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, इनको तैयार करेंगे और इन्फिल्ट्रेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से वो जारी रहेगी। पर उसमें कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर कश्मीरियों को, जो कि पहले से ही वहाँ ट्रेनिंग कैंपों में बैठे हुए हैं, उनको ट्रेन कर भेजा जाए। जहाँ तक जैश-ए मोहम्मद का सवाल है, जैश-ए मोहम्मद ने तो अपने ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में भी बना लिए हैं, क्योंकि जैश-ए मोहम्मद के फाइटर अब पाकिस्तान कश्मीर के अलावा अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल करने की सोच रहा है। रियाज नायकू की मौत के बाद क्या कुछ कश्मीर घाटी में बदला है, वो सब कुछ आपने सुन लिया, लेकिन चिंताजनक बात यह है जो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के साथ बातचीत में और अलग अलग जो डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उनके साथ बातचीत में निकल कर आया है, वो ये निकल कर आया है कि पाकिस्तान ने गियर ज़रूर शिफ्ट किए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट की शक्ल में असल में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने एक नई शक्ल ले ली है, लेकिन क्या इस नई शक्ल का मतलब आतंकवाद का एक नया दौर कश्मीर में होगा? आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। मगर जब तक सुरक्षा कर्मी आतंकियों को एक एक करके चुन चुन के मारने का काम कर रहे हैं और सर्जिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, स्पेसिफिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक घर को सराउंड किया जाता है और उसी घर तक रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड ऑपरेशन रहता है और ऑपरेशनल सक्सेस सबसे बड़ी ये है कि आतंकवादियों को फौज के ऊपर हमला करने का मौका नहीं मिलता और बड़े से बड़ा कमांडर जो है वो घंटों की तो बात ही नहीं, मिनटों और सेकेंडों में मारा जाता है। और ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स एक और ऑप्शन है? क्या आने वाले दिनों में आतंकवाद का ग्राफ कश्मीर घाटी में बढ़ेगा? आम आदमी की दिक्कतें कश्मीर घाटी में कम होंगी या बढ़ेंगी? ये तमाम सवाल भी सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्टों से और एक्सपर्टों से हम पूछेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो ये थे ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, आपने सुन लिया इनको। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, मेहरबानी करके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, गालियां ना दें।